हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। देखो, जनरली रियल लाइफ में भी हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते रहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि किसी काम के होने के चांसेस कितने हैं, तो उसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दो देशों के बीच में क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो हम कहते हैं दोनों में से किसके जीतने के चांसेस कितने कितने हैं, तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि किसी हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन वगैरह होने वाला है, तो हम डॉक्टर से पूछते हैं कि इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि रियल लाइफ में भी प्रोबेबिलिटी हमारे सबके साथ जुड़ी हुई है। जैसे हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एरोप्लेन एक्सीडेंट। अगर हम हवाई जहाज से एरोप्लेन से कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसके एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं। तो अगर हमें बताया गया है कि इसके चांसेस हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी 10 लाख बार अगर फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे तो एक बार एक्सीडेंट होने के चांसेस, तो हम समझ गए कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अच्छा, ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एरोप्लेन से ट्रेवल करना बहुत ज्यादा सेफ है। इतना तो देखो, बस कार और मोटरसाइकिल वगैरह से भी सेफ नहीं होता। बाइक से जाएं, कार से जाएं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर हम बाय एयर कहीं जा रहे हैं तो हमारी जो यात्रा है वो बिल्कुल सेफ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए न्यू बिजनेस। अगर हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम जरा पास्ट डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं कि जब लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं। तो हमने जब एनालाइज करके देखा कि इसके चांसेस 80% यानी 80 आउट ऑफ 100 हैं, तो हमें लगा कि हाँ, हम भी इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन न्यू बिजनेस 80% है, तो ये काफी हाई चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइडेड बाय 1000 है, मतलब कि 1000 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स इसे क्लियर कर पाते हैं। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि ये वाला एग्जाम जो है वो बड़ा टफ है। ठीक है, या हार्ड है, या फिर इसमें बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर हम इसे क्लियर कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए लॉटरी। एक लॉटरी में जीतने के चांसेस कितने हैं। अगर हमें पता चला कि जीतने के चांसेस 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख हैं, तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि बहुत ही रेयर चांसेस हैं जीतने के। ठीक है, 1 लाख में से कोई एक पर्सन ही, एक आदमी ही जीत सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे इन दिल्ली। सपोज हमने पूछा कि आज दिल्ली में बारिश होने के चांसेस कितने हैं, तो पता चला 3 आउट ऑफ 20 है, तो इसका मतलब है बारिश होने के चांसेस काफी कम है। तो हमें पता चला कि बारिश होने के चांसेस कम है, तो हमने कहा ठीक है, आज बारिश हो सकता है ना हो। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बाय ए पर्टिकुलर डिजीज। किसी पर्टिकुलर डिजीज से डेथ होने के चांसेस 1/1000 है, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि बहुत ही कम चांसेस हैं डेथ होने के, मतलब डेथ नहीं होगी और ठीक ठाक हो जाएंगे, तो थोड़ी सी तसल्ली मिलती है हमें। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ में कितना यूज होता है। एक और देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एन ऑपरेशन। बिल्कुल सेम मिलता जुलता ही था। तो एक अगर डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं 990/1000, यानी 1000 बार ऑपरेशन होगा तो 990 बार वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो बहुत ही हाई रेट ऑफ सक्सेस है। तो ये हमने कंक्लूजन निकाले। तो ये सारी चीजें हमने जब देखी तो पता चला कि प्रोबेबिलिटी हमारी रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी जब हम ये चैप्टर सीख लेंगे तो आपको इसके
और भी ज्यादा यूजेस देखने को मिलेंगे, जो अभी अगर मैं बताऊं तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन बिजनेस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ये। अगर हम इसे समझ लें तो समझ लो कि हमारे बिजनेस में सक्सेस मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे अगर हम प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरह से सीख लेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के हैपन होने या नहीं होने के जो चांसेस होते हैं वो चांसेस परसेंटेज में होते हैं, तो उसका परसेंट हटाकर हम फ्रैक्शन बना देते हैं, तो वो फ्रैक्शन ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे किसी काम के होने के चांसेस 0% है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0, नहीं होगा। मतलब किसी काम के होने के चांसेस 50% हैं तो मतलब आधे चांसेस हैं कि होगा और आधी प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। 25% चांसेस हैं तो 1/4। ठीक है, अब आप लोग सोच के बताओ कि अगर 72% चांसेस हैं किसी काम के हैपन होने के, इवेंट हैपन होने के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 72 डिवाइड बाय 100। तो यहां पर भी हमने सभी को 100 से ही डिवाइड किया था। 50 को हमने लिखा था 50 डिवाइड बाय 100, तो कट के 1/2 हुआ था। 25% चांसेस थे तो इसको हमने लिखा था 25 डिवाइड बाय 100, तो कट के 1/4 हुआ था। तो 72% चांसेस हैं तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 100। 100% चांसेस हैं तो 100 बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 1। और आप लोग बताओ कि अगर किसी काम के होने के चांसेस 200% हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 2। लेकिन किसी काम के होने के चांसेस 200% होते ही नहीं है। जब किसी काम के होने के चांसेस 100% होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये श्योर इवेंट है। क्या कहते हैं इसको? श्योर इवेंट। जब किसी काम के होने के चांसेस 100% हैं दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ये काम जरूर होगा। तो जब 100% पर ही जरूर होगा तो 200% पर क्या होगा कि श्योर होगा। तो इस तरह से तो फिर प्रोबेबिलिटी कभी खत्म ही नहीं होगी। 300% पर हो जाएगा श्योर होगा, और 1000% पर हो जाएगा 10 बार श्योर बोलते रहो। तो सीधी सी बात है, किसी काम के होने के चांसेस या नहीं होने के चांसेस 100% से ज्यादा नहीं होते। जब हम 100% कहते हैं तो मतलब पक्का है, ये काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब चांसेस 100 से ज्यादा नहीं हो सकते परसेंट में, तो प्रोबेबिलिटी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कंक्लूजन ये निकला कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करेगी इंक्लूडिंग 0 and 1। तो आपने देखा होगा मैंने ये सीधा वाला ब्रैकेट लगाया, इसका मीनिंग होता है कि 0 और 1 के बीच में और इंक्लूडिंग 0 and 1। और वी कैन से इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। 0 और 1 के बीच में होगी और 0 और 1 के इक्वल भी हो सकती है। जैसे यहां पर भी 0 आया। जब किसी काम के होने के चांसेस 0% है या प्रोबेबिलिटी 0 है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सी इवेंट कहलाती है? इम्पॉसिबल इवेंट। जब किसी काम के होने के चांसेस 0% हो या प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो अभी हमने क्या क्या सीखा कि हमारी रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी का क्या यूज है। इसके अलावा भी बहुत सारा होता है। आप लोग अपने आप भी अपने आसपास देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा यूज होती है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग सीखा हमने, किसी काम के होने के जो चांसेस हैं उसे ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो बस चांसेस परसेंट में होते हैं और प्रोबेबिलिटी जो है वो 100 से डिवाइड करके बन जाती है। ठीक है, और हमने इस तरह से देखा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब क्वेश्चन यह अराइज हुआ कि जो हमने यहां पर लिखा है इवेंट, इस इवेंट का मतलब क्या है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो देखो इवेंट का मतलब है, यहां पर हमने इसे एक्सप्लेन किया है, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन 2 or more आउटकम्स। जब एक एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं
तो उसके 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स आते हैं। जैसे कि हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो किया, ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं। डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये 6 इसके आउटकम्स हो गए। तो जब इसके आउटकम 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं ट्रायल, और उसके जो आउटकम्स होते हैं उनको हम कहते हैं इवेंट्स। जैसे डाइस में 6 इवेंट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6। कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें आपको मालूम है हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो उसके आउटकम्स हो गए 2। तो जो 2 उसके आउटकम्स हैं उन्हें हम इवेंट्स कहते हैं, और जब हम कॉइन को टॉस करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है, तो यहां पर हमने ट्रायल और इवेंट्स का मीनिंग भी सीख लिया। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? गुड क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या केसेस। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी टोटल नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं उनको हम नीचे लिखेंगे, और जितने उस एक्सपेरिमेंट के फेवर में हैं, जितने उस इवेंट के फेवर में हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं इवेंट, तो जितने उस इवेंट के फेवर में नंबर ऑफ केसेस हैं उन्हें हम न्यूमरेटर की जगह लिख देंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये देखना चाहते हैं, जैसे यहां पर हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे इन दिल्ली। सपोज हम इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे इन दिल्ली। तो इसका आंसर कैसे आएगा? आज दिल्ली में बारिश होगी, उसके बारिश के होने के चांसेस कितने हैं? तो देखो सपोज कर लेते हैं आज 30 मार्च है, सपोज कर लेते हैं आज क्या है 30 मार्च, 30 मार्च है आज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं किसी लाइब्रेरी में, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी सारे रिकॉर्ड रखती है। तो वहां पर जाकर हमने चेक किया कि पिछले 20 ईयर्स में 30 मार्च वाले दिन कितनी बार बारिश हुई। तो हमने 20 ईयर्स के रिकॉर्ड चेक किए, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हो गए 20 केसेस को हम चेक कर रहे हैं। तो पिछले 20 ईयर्स में हमने देखा कि 30 मार्च वाले दिन 3 बार बारिश हुई है। सपोज एक 99 में बारिश हुई, एक 2004 में हुई और एक 2012 में हुई। तो 3 ईयर्स में ऐसा हुआ कि बारिश हुई और बाकी के 17 ईयर्स में बारिश नहीं हुई। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 3। ठीक है, 1999 में बारिश हुई, 2004 में हुई और 2012 में हुई। रेन रेन रेन। तो 3 केस फेवरेबल में आए। टोटल हमने 20 ईयर्स का डाटा चेक किया था, तो बड़ा ही आसान हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 3 डिवाइड बाय 20। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो हमने 2/1000 लिखा है, तो इसका मीनिंग भी यही है कि अगर 1000 स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम को दिया है तो उसमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ही उसे क्लियर कर पाते हैं, पास कर पाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 डिवाइड बाय 1000 एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली हमने यहां पर सीखा प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, चांसेस से प्रोबेबिलिटी कैसे बनाते हैं, इवेंट और ट्रायल का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी की रेंज कितनी है, कहां से कहां तक लाई करती है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मेथड क्या है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल भी हमने यहां पर देखा, और ये हमने यहां पर रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे हैं कि प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ में कहां कहां यूज होती है, और हम भी करते हैं लेकिन हमें कई बार पता नहीं चलता है। नया बिजनेस सक्सेसफुल होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर पाएंगे, लॉटरी में जीतेंगे या नहीं, ऐसे ही हम बैठे बैठे सोच रहे हैं बारिश होगी या नहीं होगी। कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गई है तो देखना चाहते हैं कि उसमें डेथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
और किसी ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। और इनसे हमें बड़ा रिलीफ मिलता है और हम उसके बारे में पहले से ही काफी कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे हमने ये पता लगाया कि बड़ा ही टफ एग्जाम है, हमने ये पता लगाया कि बिजनेस में सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हैं। तो कोई भी अगर हमारे देश में नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 80 आउट ऑफ 100 यानी कि 80% है, ठीक है। और अब हम इस सारे को मिटाएंगे और मैं आपको कुछ और नई नई बातें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सारा कुछ नोट करो आप लोग। जैसा हमने अभी सीखा था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मेथड है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। सपोज कर लेते हैं कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है, वंस का मतलब एक बार, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सिर्फ दो ही हैं, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड टेल के अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर हमसे कहा जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 हो गए और हमें हेड निकालना है। तो हेड के फेवर में कितना आया, ये हेड है, ये नहीं है, एक ही आया। अच्छा, तो हेड के फेवर में टोटल नंबर ऑफ केसेस आए 1, टोटल नंबर ऑफ केसेस का 2, उसमें से एक हेड के फेवर में आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बन गया 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बन गया, ये भी टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 2 ही रहेंगे। अब टेल के फेवर में भी एक है, ये टेल के फेवर में है लेकिन ये नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2, टेल भी 1/2, ठीक है। और अगर हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लेग निकालेंगे तो कॉइन में लेग नहीं होता है, एक हेड होती है और एक टेल ही होता है। तो लेग के फेवर में कुछ नहीं है, 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 आंसर आया। समझ आ गया, हेड टेल के अलावा कुछ नहीं बोलना, नोज, आईज, लेग, हैंड्स वगैरह कुछ नहीं। इसको हमने 1 नंबर डाल दिया। सेकंड नंबर पर सीख रहे हैं हम लोग, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे। एक आ जाएगा, पहला बार कॉइन में हेड आया, दूसरे में हेड आया। एक आ सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल, एक पहले में टेल दूसरे में हेड, और एक फर्स्ट में टेल सेकंड में भी टेल। तो 4 केस बन गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 4। आप सब भी मेरे साथ साथ इसे रिपीट करो, अपने आप करो एक बार। अब मेरे साथ करो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसको इसी ऑर्डर में ही हमेशा रिवाइज करना है, रिपीट करना है, और जब भी कोई पूछे तो इसी ऑर्डर में ही बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 4। अब किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो अपॉन में हमेशा 4 आएगा, 4 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ
टू हेड्स, दोनों बार हेड आया हो, तो दोनों बार हेड तो यहां आया, यहां तो एक ही बार हेड आया, यहां भी एक हेड एक टेल आया, यहां तो एक बार भी हेड नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड के फेवर में कितने केस हो गए? एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बस एक ही बार हेड आया हो, तो हमने देखा यस, इसमें एक बार हेड आया और इसमें भी एक टेल और एक हेड, मतलब हेड एक ही बार आया, टेल जितनी बार मर्जी आए, और इसमें तो हेड आया ही नहीं है और इसमें दो बार आ गया, तो हमें वन वाला हेड चाहिए जिसमें एक ही हेड आ रहा हो। अब उसके फेवर में कितने केस हो गए? 2, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 2/4। और अगर हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड फाइंड करने के लिए बोलेंगे, एक भी हेड ना आए, तो एक भी हेड तो यहां नहीं आया, 0 हेड, कोई भी हेड नहीं आया, तो इसके फेवर में सिर्फ एक ही केस है, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/4। तो ये हम उसी फॉर्मूले को ही रिवाइज कर रहे हैं जिसमें हमने सीखा था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। एफ का मतलब है फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो हमने इसके दो एग्जांपल सीखे अभी, एक कॉइन को टॉस किया, दो को किया। अब मैं यहां पर आपको 3 coins are tossed। अगर हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले इसकी भी एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो ये इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स आ गए टोटल। ठीक है, तो अब हम इसकी भी जितनी भी सारी प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं सबके आंसर लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, तीनों बार हेड, तीनों बार हेड तो एक इसमें आया है ना, और तो कहीं भी तीनों बार हेड नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8। टोटल नंबर ऑफ केसेस 8, फेवरेबल है सिर्फ 1। अगर हमसे फाइंड करने के लिए कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, तो देखो 2 हेड वाला केस कौन सा है? ये रहा 1 और 1, 2 हेड, ये 2 हेड हो गया, ये भी 2 हेड हो गया, इसमें 2 हेड नहीं आए, इसमें 2 हेड आ गए, इसमें एक ही हेड आ रहा है, एक हेड आ रहा है, तो 2 हेड वाले ये 3 केस हो गए। अच्छा, 1 2 और 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितना आ गया? 3/8। अब हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एक बार हेड आया हो। तो हमने देखा कि इसमें एक बार हेड आया है, बाकी 2 बार टेल है, इसमें तो 2 हेड थे, इसमें एक हेड आया और इसमें भी एक हेड आया, इसमें तो एक भी बार हेड नहीं आया, तो अल्टीमेटली ये 3 केस बन गए इसके, 1 2 3, 3 डिवाइड बाय 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, कोई हेड ना आए, तो ये रहा वो वाला, इसमें है 0 हेड, एक भी हेड नहीं आया, तीनों बार टेल टेल टेल, ऐसा कोई और केस नहीं है, एक ही केस बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आया हमारे पास? 3 कॉइन को टॉस किया था तो टोटल 8 केस बने थे, इनमें 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1 आई थी, 2 हेड के 3 केस बने थे, 1 2 और 3, 3/8 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड के भी 3 केस बने थे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड के ये 3 केस बने, एक ही केस बना था इसका, 1/8। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 कॉइन टॉस करें तो 4 कॉइन का बनाना पड़ेगा, 5 करें तो 5 का बनाना पड़ेगा, 6 7 8 10, तो नेचुरल है कि इस तरह से
सारे केस बनाकर फिर उसमें से अगर हम ढूंढें तो नेचुरल है कि काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं आपको ये सारे आंसर निकालने का एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। तो यहां पर हम उसे वेरी शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द probability if some coins are tossed। अगर हमने कुछ कॉइन्स को टॉस किया है तो कितने कितने टोटल केस बन सकते हैं और क्या क्या आंसर आएगा। ये सारे जो आंसर और उसके आगे वाले भी हैं, तो मल्टीपल आंसर्स हम एक ही बार में इकट्ठे निकाल लेंगे। इसको बनाने का बड़ा ही आसान मेथड है फाइंड करने का। सबसे पहले 3 1 1 को लिखकर एक ट्रायंगल बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया जिसमें हमने 3 बार 1 1 1 लिखा। इसके बाद इस ट्रायंगल को थोड़ा और बड़ा करेंगे तो इसके दोनों तरफ ऐसे करके एक एक और 1 लगाएंगे, लेकिन बीच में इन दोनों को ऐड करके यहां सेंटर में लिख देंगे हम लोग। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। तो इस ट्रायंगल का मतलब है कि इन दोनों को ऐड करके ये नीचे जो एरो जा रहा है यहां पर हमने इसे लिख दिया। ठीक है, लाइक दिस। इन दोनों को ऐड किया और यहां लिख दिया। तो ये ट्रायंगल थोड़ा बड़ा हो गया और यहां पर वैल्यू बन गई 1 2 और 1। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा और बड़ा करेंगे तो इसके लेफ्ट में और राइट में थोड़ी जगह छोड़कर ऐसे करके ट्रायंगल की फॉर्म में 2 1 1 लगाएंगे और बीच में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहां पर हम लिख देंगे 1 और 2 को ऐड किया तो कितना आ गया 3। और यहां पर भी इन दोनों को ऐड करके हम यहां लिख देंगे 2 + 1 3। तो यहां पर अब क्या वैल्यूज आ गई 1 3 3 1। फिर नजर आ रहा ठीक से सबको 1 3 3 1। अब एक बार हम ट्रायंगल को और बड़ा कर देते हैं और जो बीच में स्पेस बच गया है वहां पर क्या आएगा, अगेन पहले की तरह इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे हम। तो 1 + 3 4, 3 और 3 को ऐड किया और यहां लिख दिया 6। 3 और 1 को ऐड किया तो यहां लिख दिया 4। ठीक है, तो मैं जरा ना ये ट्रायंगल हटा रहा हूं, आपको समझाने के लिए लगाए थे। तो ये ऐसे करके ट्रायंगल सा बन गया। अच्छा, एक इनके बीच में हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, इन दोनों को ऐड किया 1 और 1 तो आया 2। इन तीनों को ऐड किया 1 और 2 3 और 1 4। इनको ऐड किया 1 + 3 + 3 + 1 3 3 6 7 और 8। अभी इतना ही देखते हैं। तो देखो जो ये वाली रो है, ये 1 कॉइन को टॉस करने पर यही आंसर आता था। टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 बनते थे, 1 और 1 2। और जो अंदर लिखा है वो इन दोनों की वैल्यू आती थी 1/2 1/2 1/2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल। और इसे देखो, ये 2 कॉइन्स के केस में अप्लाई होता था। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। ये देखो 1 2 3 4, 4 आउटकम्स आए। और जो अंदर लिखा है 1 2 1, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 2 1, मतलब 1/4 2/4 1/4 1/4 2/4 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड 1 हेड 0 हेड। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट है रो,
ये 3 कॉइन्स का आंसर बताती है। देखो 3 कॉइन्स में टोटल नंबर ऑफ केस 8, तो यहां पर देखो 8 ही बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहां पर सारे आंसर देखो, इसका न्यूमरेटर देखो 1 3 3 1 और यहां देखो 1 3 3 1, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो नेचुरल है कि अगर हमने 4 कॉइन्स टॉस किए होते तो इतना बड़ा आंसर हमें फाइंड करना पड़ता, पहले सारे केस बनाते। तो नेचुरल है कि अगर 4 कॉइन्स टॉस करते तो कितने केस बनते, हमेशा एक एक कॉइन एक्स्ट्रा करने से नंबर ऑफ केसेस डबल होते चले जाते हैं। पहले 2 बने थे तो 2 to the 4 बने, फिर 4 to the 8 बने और फिर 8 to the 16 बनने थे। तो यहां चेक करके देखो 4 और 6 10 और 4 14 15 और 16, तो 16 केस बने और ये 4 कॉइन्स का आंसर होता। ठीक है, तो ये पहला वाला आंसर होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड, 4 कॉइन टॉस किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड बन जाता है ये वाला। प्रोबेबिलिटी को ना हम शॉर्टकट में सिर्फ पी भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं सिर्फ पी लिख के दिखा रहा हूं। ये बन जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स, ये बन जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड और ये बन जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। तो आंसर क्या होता, 1 डिवाइड बाय 16, इसका आंसर आता 1 बाय 16, इसका 4 बाय 16, इसका 6 बाय 16, 4 बाय 16, 1 बाय 16। तो देखा कितना ही शॉर्टकट मेथड से हमने ये पता लगा लिया कि अगर 4 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो जितने भी सारे केस बनेंगे उन सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या क्या होगा। अगर 4 कॉइन टॉस किए तो टोटल 16 केस बनेंगे और पहला वाला आंसर 4 कॉइन टॉस किए तो पहला वाला आंसर 4 हेड का होगा, फिर एक एक कम करते जाएंगे, 3 हेड 2 हेड 1 हेड और 0 हेड। ठीक है, और आंसर आएगा दिस डिवाइड बाय 16, दिस डिवाइड बाय 16, दिस बाय 16, दिस बाय 16 और दिस डिवाइडेड बाय 16। ऐसे अगर 5 कॉइन्स का होता तो इसी ट्रायंगल को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते तो हमें 5 कॉइन 6 कॉइन 7 कॉइन एटसेट्रा ऐसे करके आंसर मिल जाते। मेरी बात क्लियर होगी सारी? ये सारा नोट करो, इसे फिर हम मिटाएंगे और फिर हम इसके बाद कुछ आगे नया सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि अगर हमने 1 कॉइन या 2 3 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो आंसर किस तरह से आते थे। अब हम यही सारी प्रोबेबिलिटीज डाइस के केस में भी सीखते हैं। केस नंबर 1 लिख रहे हैं हम। इफ ए डाइस इज थ्रोन वंस, अगर हमने एक डाइस को एक बार थ्रो किया तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, ये 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा, टोटल 6 है तो अपॉन में तो 6 आएगा, 1 के फेवर में एक ही है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बाय 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना आएगा, देखो 2 के फेवर में भी एक ही केस है, यही 2 आ रहा है, कहीं और 2 नहीं आ रहा। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी बनेगा 1 बाय 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के फेवर में भी एक ही केस बना, 3 एक ही बार आया, दोबारा तो 3 नहीं आया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी बनेगा 1 बाय 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी एक बार आया, 1 बाय 6।
प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी 1/6। तो सभी की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। अगर तो हमने एक डाइस थ्रो किया है एक ही बार, तो ये हमारे आंसर होंगे। अब इसका एक सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। इफ ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, अगर हमने डाइस को 2 बार फेंका, एक बार फेंका फिर दोबारा फेंका, तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम इसके आउटकम्स देखेंगे। देखो आउटकम्स में आएगा 1-1 आ सकता है, 1-2, मतलब पहले डाइस में थ्रो किया तो 1 आया, दोबारा फिर 1 आया, या फिर 1 और 2 आ सकता है, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स आए अगर हमने एक डाइस को 2 बार थ्रो किया है। तो टोटल नंबर आउटकम्स देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में रो में 6 हैं, और नंबर ऑफ रोज भी 1 2 3 4 5 6 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या केसेस बन गए 36। टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 36। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीख रहे हैं। अगर हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया कि जो 2 डाइस पर दोनों डाइस को थ्रो किया है, तो जो दोनों डाइस पर नंबर आया उन दोनों का जो सम है वो देखो, आप भी सोच के बताओ, कम से कम 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पहली बार डाइस को थ्रो किया तो मिनिमम 1 और दोबारा भी मिनिमम 1 आ सकता है। तो कम से कम दोनों मिलाकर दोनों का सम निकालेंगे तो 2 आएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि दोनों का सम मिलाकर 2 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो देखा कि एक किसमें दोनों का सम मिलाकर 2 आएगा, इसमें दोनों का सम मिलाकर देखो तो 3 आया, यहाँ पर 4 आया, 5 आया। अब चेक करके देखोगे कि बाकी हर बार बड़ा आ रहा है, यहाँ भी 2 और 1 3 आ रहा है, 2 2 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 1 4 एंड सो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का सिर्फ एक ही केस बना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 1 डिवाइड बाय 36। अब हम देखना चाहते हैं कि दोनों का सम मिलाकर अगर 3 आ रहा है तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो 3 में एक ये रहा, 1 और 2 मिलाकर 3 होता है, और ये तो 4 हो गया, ये नहीं देखना, और एक 2 और 1 मिलाकर 3 होता है। तो ये 2 केस बने। अच्छा, 1 और 2 3 और 2 1 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के 2 केस बन गए, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/36। अब हम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 देखना चाहते हैं कि दोनों का सम मिलाकर 4 आए। तो हमने देखा ये रहा, 1 और 3 मिलाकर 4 हो जाता है, 1 और 4 मिलाकर तो 5 हो जाएगा, ये नहीं चाहिए हमें। एक ये देखा, 2 और 2 4 हो जाएगा, एक हमने ये देखा 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये 3 केस बने, 1 और 3 4, 2 2 4, 3 1 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए, 3/36। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 देखा, तो ये रहा 5, ये रहा 5, ये 5 और ये 5, 1 और 4 5, 2 3 5, 3 2 5 और 4 1 5। तो इसके 4 केस बन गए। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 देखा, तो ये रहा 1 और 5 6, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। तो इनको हमने आपस में
मिला दिया तो टोटल कितने केस हो गए 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के फेवरेबल केस बन गए 5, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 5/36। और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बताओ। 7 में 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। तो ये केस बने इसके। तो देखो हर बार ऐसे करके एक डायगोनल की फॉर्म में सारे केस बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/36। तो यहां तक के आंसर को अगर हम एनालाइज करें तो पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/36 3, 2/36 4, 3/36, 5 की प्रोबेबिलिटी 4/36, 6 की 5/36 और 7 की 6/36। एक एक कम आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितना होगा। तो आप में से कई बच्चे हो सकता है बोले 7/36, तो ये आंसर ठीक नहीं है। इसका आंसर 7/36 नहीं है। काउंट करके देखना पड़ेगा। 8, 2 और 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8। तो कितने केस बन गए 1 2 3 4 5, 5 केस बने। अच्छा, अब की बार केस डिक्रीज होने शुरू हो गए। अच्छा, पहले इंक्रीज होते चले जा रहे थे। देखो पहले डायगोनल ना इसका बड़ा होता चला जा रहा था, तो सबसे बड़ा डायगोनल ये आया 1 2 3 4 5 6, ये वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सबसे बड़ी होती है, लेकिन फिर ये कम होना शुरू हो गया। अच्छा, वापस 5 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 1 2 3 4, 4 केस बनेंगे 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 देखेंगे 4 और 6 10, 5 5 10, 6 4 10, तो 3 केस बन गए ये वाले 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 5 6 11, 6 5 11, 2 केस बने 2/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 का एक ही केस बना 1/36। तो ये हमने सारे केसेस लिख दिए। ये तो बड़े आसान थे, सबका आंसर 1/6 आ रहा था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आ रहा है। ठीक है, इसे भी आप लोगों को याद करना है सारा का सारा। तो सारा याद कर लो, मैं कुछ भी पूछूंगा और आपको आंसर बताना है। अच्छा, ठीक है, लेकिन देखना नहीं है, बिना देखे बताना है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना आएगा 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना आएगा 5/36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितना आएगा 6/36, सही बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितना आएगा 5/36। तो देखो मेरे को मालूम है आपको याद नहीं हुआ होगा अभी। चलो पहले सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाले याद कर लो। ठीक है, ये तो बड़े आसान है, कुछ भी पूछेंगे एक कम आंसर आएगा। अच्छा, कुछ भी पूछेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक कम आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 2/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/36। ये तो आसान था। अब हम देखते हैं कि जब 7 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या होता है। यहां पर देखो, जब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकालनी है तो हमारा आंसर आ रहा है 5, तो 8 का आंसर आ रहा है 5, 9 का आंसर आ रहा है 4, 10 का आंसर आ रहा है 3, 11 का आंसर आ रहा है 2,
और 12 का आंसर आ रहा है 1। अब आपको ये याद रखना है कि 8 पर आंसर 5 आएगा, 9 पर 4, 10 पर 3, 11 पर 2, 12 पर 1। लेकिन मेरे को मालूम है याद नहीं हो रहा ना, तो इन दोनों को ऐड करो। कितना आया? 13। 9 और 4 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13, 12 और 1 13। तो इसका मतलब है कि इसमें से कुछ भी आंसर पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पूछा तो ये है आंसर। आंसर आएगा 13 माइनस 8। 8 का वो आंसर आएगा कि 8 में क्या ऐड करें कि दोनों को मिलाकर 13 हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, तो आंसर आएगा 13 माइनस 8, 9, 13 माइनस 4, 9, 13 माइनस 9। ठीक है, 10 का ये आंसर 13 माइनस 10, 11 का ये आंसर आया, 11 का आंसर 13 माइनस 11, 12 का 13 माइनस 12। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ। इन दोनों का सम 13 आ रहा है, और इधर क्या है कि जो नंबर लिखा है उससे एक कम आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आप 7 के आंसर को चेक करोगे ना, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। 7 और 6 का सम 13 भी आ रहा है, और 7 में से 1 माइनस कर दें तो भी 13 आ रहा है। इसका आंसर दोनों में से किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। इसको एक बार एक शॉर्टकट आंसर से लिख के दिखा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालना है। x का मतलब है इनमें से कोई भी नंबर निकालना है। ठीक है, तो x की प्रोबेबिलिटी निकालने पर दो आंसर आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा x माइनस 1 बाय 36। x अगर इनमें से कोई नंबर है तो उसका आंसर है x माइनस 1 बाय 36। लेकिन लिखना होगा इफ x इज लेस देन इक्वल टू 7, 7 से छोटा होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा x से एक कम आंसर डिवाइड बाय 36। और इधर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 13 माइनस एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 13 माइनस 8 यानी कि 5 डिवाइड बाय 36 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अगर 8 की x की वैल्यू 8 से बड़ी आ रही है, थोड़ा सा और लिख देता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 12। और इसको भी थोड़ा सा और लिख देता हूं, x लेस देन इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 और 7 के बीच में है। अच्छा, 2 की वैल्यू 2 माइनस 1 1 बाय 36, 3 की प्रोबेबिलिटी 3 माइनस 1 2 बाय 36। और जब x की वैल्यू 8 से लेकर 12 के बीच में होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकालना है, तो 13 माइनस 8 5 बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 निकालना है तो 13 माइनस 9 4 बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 निकालना है 13 माइनस 10 बाय 36 3 बाय 36 एंड सो। तो ये हमने 1 कॉइन का आंसर देखा और ये हमने 2 कॉइन्स का आंसर देखा। फ्यूचर में जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आपको ये सारे आंसर याद हों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 क्या है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तब हम फिर आगे फ्यूचर में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास इतनी रखेंगे हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे।